नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सीजीआई जस्टिस गवई ये रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने से अब से बस कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाला होता है तो उससे पहले कोई एक बड़ा डिसीजन देकर जाता है। ऐसे में कल एक कार्यक्रम में इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है SC ST आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के। आज की वीडियो में उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या SC ST से रिजर्वेशन हट जाएगा? SC ST के रिजर्वेशन पर क्या सुधार किया जा सकता है? क्या ये बड़ा फैसला सुना सकते हैं? आज की वीडियो में डिटेल से मैं एनालिसिस करने वाला हूँ इस मुद्दे पर। आप देख पाओगे जब से इन्होंने ये बयान दिया है हर जगह पर ये न्यूज़ कवर की जा रही है। CGI गवई बैक्स एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर इन SC रिजर्वेशन, एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर फ्रॉम SC रिजर्वेशन। कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर होता है ऐसे ही SC में क्रीमी लेयर आपको मिले देखता हुआ। क्रीमी लेयर क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आरक्षण होता क्या है इसको समझ लेते हैं। आरक्षण यानी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब कुछ चीजें, कुछ सीटें रिजर्व रखना किसी भी विभाग में। अब ये आरक्षण हो सकता है शिक्षा पद्धति में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजेस में हो, ये हो सकता है जॉब्स में हो, ये हो सकता है नेतागिरी में हो, मतलब कि नेता की जो सीटें मिलती हैं उनका हो, नेतृत्वकर्ता में, या कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें हो, या अलग अलग जगहों पर आपको ये आरक्षण देखने को मिल सकता है ना। तो अब ये आरक्षण क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि आरक्षण लाया क्यों गया। आरक्षण लाया गया है गरीब, दबे और ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए, मुख्य धारा से मैच कराने के लिए, जो रिसोर्सेज की कमी से या सपोर्ट की कमी से या बैकग्राउंड उतना मजबूत ना होने की कमी से वो मुख्य धारा में आने में उनको तकलीफ होती है। एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। कोई एक मान लो गरीब घर का बच्चा है और कोई एक है कि बढ़िया उसका बैकग्राउंड मजबूत है, वो अमीर खानदान में पैदा हुआ है। अब दोनों की शिक्षा में आपको अंतर देखने को मिलेगा बचपन से ही। उसके रहन सहन, खान पान, इसमें अंतर देखने को मिलेगा। आगे जा करके जब शिक्षा कम मिलेगी तो आगे जा करके उनके जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम रह जाएंगी इसकी अपेक्षा, अमीर वाले की अपेक्षा, है ना। ये हो सकता है ज़्यादा पढ़ लिख ले, MBBS कर ले, हो सकता है लंदन से बढ़िया से पढ़ करके चला आए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, और जब वहाँ से पढ़कर आएगा अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से तो किसी भी बड़ी कंपनी में कोई भी रिज्यूमे देगा तुरंत इसकी जॉब कन्फर्म है और बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच जाएगा। वहीं पर जो गरीब तबका है हो सकता है कि लोकल किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या महाविद्यालय से वो BA तक कर पाए, या हो सकता है इंटर हाई स्कूल तक ही रह जाए वो। और जब इंटर हाई स्कूल तक ही रह जाएगा तो फिर वो जाएगा कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए खोजने के लिए, तो वो अपना रिज्यूमे देगा तो वो हाई स्कूल इंटर वाली ही जॉब उसे मिलेगी। इस प्रकार से वो गरीब ही रह गया, गरीब का बच्चा, और इधर जो अमीर का हुआ ये और अमीर होता चला गया। तो ये अमीर और गरीब की खाई को बराबर करने के लिए आरक्षण लाया गया कि भाई देखो, जो लोग दबे हैं, जो लोग अभी नहीं उत्थान हो पाया है, उनको मुख्य धारा में मिलाने के लिए आरक्षण लाया जाए। लेकिन चूंकि अपना भारत देश जो है ये जातिगत विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की विविधताएं हैं, उनमें से जातियां, कास्टिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें इसलिए जातिगत आधारित आरक्षण किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर जब ये लाया गया था आरक्षण, उस टाइम पर ऐसी चीज़ें थी, ऐसा समाज इस हिसाब से वितरित था कि जहाँ पर जनरल कास्ट वाले, अपर कास्ट वाले जो हैं वो सक्षम थे, उनको उतना ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी SC ST OBC इन सब को उत्थान करने की, तभी मैच लाया जा सकता था। जब तक मैच नहीं आएगा, देखो लोकतंत्र में समानता का अधिकार यही तो कहता है। आप देखो जब भी मौलिक अधिकार जैसे शुरू होता है तो 12 से लेकर 18 तक यही है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में कि समानता लाओ तो पहले, तो समानता लाने के लिए ही आरक्षण लाया गया था। अच्छा, भारत में आरक्षण कोई नया नहीं है। भारत में 1882 के टाइम पर, ज्योतिबा फूले जी के टाइम पर और विलियम हंटर के टाइम से शुरुआत किया गया था आरक्षण। इसके बाद फिर देश जब आज़ाद हुआ, उसके बीच में भी पूना पैक्ट में भी आपने देखा, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं बैक टू द पॉइंट, आज़ादी के टाइम पर। आज़ादी के टाइम पर केवल SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, केवल इन दोनों के लिए आरक्षण था। उस टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि भाई SC और ST को दिया जाएगा आरक्षण। लेकिन फिर समय के साथ साथ और भी लोगों को पिछड़ा वर्ग से ऊपर उठाना था, तो एक अदर बैकवर्ड क्लास नाम का एक और कैटेगरी बनाया गया, OBC। तो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कैटेगरी, ये जो हैं ये पिछड़ा वर्ग वाले हैं, और इनको उत्थान के लिए एक मंडल आयोग बैठाया गया था, मंडल कमीशन। उसको देखा गया, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि देखो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे करके क्या उत्थान किया जा सकता है क्या।
इनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए किया जा सकता है क्या, इनमें कौन कौन सी जातियों को इंक्लूड किया जाए। तो ओबीसी के लिए जो मंडल कमीशन हुआ, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा था। लागू किया बीपी सिंह सरकार ने 1990 में, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और उसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया इसके फलस्वरूप। तो तब से मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% मिलने लगा। अब इसके बाद 2019 आता है। 2019 में 103वां संविधान संशोधन आता है और इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, उनको भी 10% सीटें आरक्षित करने की फैसला लिया गया। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो अब मोटा मोटा एक नियम और है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कि ओवरऑल जो रिजर्वेशन हो वो 50% से नीचे रखा जाना चाहिए, लेकिन 10% जोड़ने से वो 60% तक हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इसमें समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी जो कि कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। देखो, जब आरक्षण लाया गया था तब ये सोचकर लाया गया था कि 10 साल 15 साल में हो सकता है ये जो गरीब, जो पिछड़े लोग हैं, जो SC ST हैं, इनका उत्थान हो जाएगा और ये मुख्यधारा में आ जाएंगे, तो सब समानता आ जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये वोट बैंक की राजनीति बनती गई, क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी इसको छूना नहीं चाहता था कि अगर इस आरक्षण को हटाएंगे तो वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा और फिर क्योंकि उनके जिनको मिल रहा है आरक्षण वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो हार जाएगी पार्टी। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसको टच करने को खतरे से खाली नहीं समझा, तो इसीलिए वो आरक्षण बना रहा। अब धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा आरक्षण बढ़ाने की मांग उठने लगी। भाई अदर मराठा क्षेत्र वाले जो हैं वो अपनी मांग करने लगे कि हमको मिलना चाहिए, जाट कम्युनिटी मांगने लगे, इधर ईडब्ल्यूएस की मांग होते होते तब ईडब्ल्यूएस भी लाया गया, इसीलिए जनरल कैटेगरी वालों को संतुष्ट करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। ऐसे ऐसे वोट बैंक के चक्कर में और बढ़ते बढ़ते इतना आ गया आरक्षण। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आरक्षण बढ़ करके 73% तक हो गया। तो ऐसे ही आरक्षण जो है बढ़ता चला गया। लेकिन अब इसमें एक बुराई भी आएगी साथ साथ में। बुराई क्या आई कि अब देखो 1950 से लेकर के जब आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह में, तो हो सकता है कुछ परिवार जो सक्षम हो या जो कहें कि क्वालिफाई हो गए हों उस टाइम पर, वो जॉब पा गए हों, वो फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त किए हों। मान लो जैसे कोई ग्रेजुएशन कर लिया उस टाइम पर, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। मान लो कोई एक SC का एक व्यक्ति है, 1950-60 के दशक में कोई एक पा गया क्लर्क लेवल की जॉब। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होने लगी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उसका बच्चा जो है मान लो और बढ़िया पोस्ट पर आ गया। लेट से कोई IPS वगैरह टाइप का बन गया या IAS बन गया या बड़ा कोई ग्रेड A टाइप का जॉब पा गया। अब वो जॉब पा गया ग्रेड A का, फिर भी उसका जो बच्चा है अब तो वो पिछड़ा नहीं रहा, अब तो वो दबी कम्युनिटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उसका जो बेटा या बेटी है वो फिर से आरक्षण का लाभ उठाएंगे। अब जबकि उनके पास सारे प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उनका पिता जो है या माता जो है वो ग्रेड A की नौकरी में जॉब कर रहे हैं, उनकी जिससे शादी होगी वो भी ग्रेड A लेवल की, भाई IAS जो होगा वो अपने ही लेवल में शादी करेगा, तो उनकी भी ऐसे ही लेवल में शादी हुई, यानी इकोनॉमिक स्थिति उनकी बहुत बेटर हो गई। उसके बाद जो उनके बच्चे हुए उनको बढ़िया से अच्छे से दिल्ली भेज दिए पढ़ने के लिए, या फिर लंदन भेज दिए पढ़ने के लिए, या फिर मान लो हो सकता है सीट वगैरह लड़ के चुनाव वगैरह लड़ लिए, है ना। तो ऐसा अब इसके बाद फिर जब यहाँ सारी सुविधा मिल रही है, सारी सुविधा मिलने के बावजूद इसको आरक्षण भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आरक्षण कास्टिज्म बेस्ड है। अब जब आरक्षण कास्टिज्म बेस्ड है तो ये जो बच्चे हैं इनको भी आरक्षण मिलेगा। तो वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं पाए थे जॉब या जो पिछड़े रह गए थे, वो जो गरीब बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, चाहे जनरल हो, OBC हो या SC ही हो, उनके बच्चे जो हैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इस हिसाब से बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पढ़ने की, ना उतनी बेहतर वो कोचिंग कर पा रहे हैं, ना उनके पास उतना बढ़िया रिसोर्सेज है, और इसके बावजूद ये मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और ये बच्चा बाजी मार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सारे रिसोर्सेज के साथ बड़े बड़े संस्थान से कोचिंग या हाई लेवल का एजुकेशन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, कोई काम नहीं करना है और बढ़िया से पढ़ना ही पढ़ना है। इसको अपना नौकरी खर्चा पानी भी देखना है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है जिससे खर्चा पानी चले, खुद खाना बनाना है, खुद रूम का रेंट पे करना है, 72 प्रकार की मुसीबतें, टेंशन, बहन की शादी करना है, बिटिया की शादी करना है, जो भी करना है, ये सब झेलते हुए तब ये आगे बढ़ रहा है। इसके बाद पता लगता है कि इसको आरक्षण मिल गया और इसको नहीं मिला, ये क्योंकि OBC का था या फिर जनरल का था।
ठीक है। अब ओबीसी में क्या हुआ कि 27% आरक्षण तो दिए, लेकिन अब ओबीसी का रेंज इतना बड़ा हो गया है कि आज के टाइम पर आप देखते होंगे एग्जाम्स में जब भी कट ऑफ बनती है तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें रेंज बढ़ गई है, इतना ज़्यादा इसमें आ गए हैं अभ्यर्थी, आ गए हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब इस कंपटीशन देखो, जब कटाप बनती है तो वो कंपटीशन के हिसाब से बनती है कि किस में कितना ज़्यादा होनहार बच्चे हैं, ठीक है, किस हिसाब से कटाप बन रही है। अब सीटें आरक्षित हैं, मान लो सीट आई है ओबीसी की 10, अब 10 सीट के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर 500 लोग या 5000 लोग, और दूसरी मान लो ईडब्ल्यूएस की सीट आई है यहाँ पर, इसकी भी 10 मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर मान लो 40 लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ पर 10 सीट आ गई एससी के लिए, और इसके लिए मान लो 10 ही लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, 10 लोग लड़ रहे हैं, तो अब कट ऑफ किस में ज़्यादा जाएगी? कट ऑफ जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 500 लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मिल जाएं, ज़्यादा संख्या में मिल जाएं, जिनके बीच में कंपटीशन टफ हो जाएगा तो वो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ पर उससे कम कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाएगी, हो सकता है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंपटीशन किस में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ आजकल ज़्यादा जा रही है। अच्छा, अब इसको लेकर के ओबीसी में एक चीज़ और है, ओबीसी में ये भी कहा गया है कि अगर मान लो जिसका इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। अब क्रीमी लेयर जो होंगे उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी जो है वो आरक्षण मिलेगा केवल नॉन क्रीमी लेयर को, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं है वही केवल ओबीसी का आरक्षण पाएंगे। लेकिन एससी एसटी में ऐसा नहीं था अब तक। एससी एसटी में जो है ये सभी को आरक्षण मिलने की बात अभी तक है, और यही बात को लेकर सीजीआई गवई ने बयान दिया है। ये बयान कोई नया नहीं है, ये एससी एसटी में या गए आरक्षण के अंदर आरक्षण लेने की बात कोई नई नहीं है, इससे पहले भी बातें चलती रही हैं। मैंने 1 साल पहले आपको वीडियो दी थी, इसके बाद अभी 1 महीने पहले वीडियो दी थी जब सुप्रिया सुले ने बयान दिया। 1 साल पहले अमित शाह जी का जब बयान आया था आरक्षण या कहें कि सब कोटा लाने की बात की गई थी, सुप्रिया सुले ने भी ऐसे ही कहा था कि आरक्षण की अब कोई ज़रूरत नहीं है उनको जो सक्षम हो चुके हैं। यही बात कही है सीजीआई गवई ने। इस पर इन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे बढ़कर ये विचार रखा मैंने कि क्रीमी लेयर की अवधारणा जैसा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले में शुरू हुआ क्या था ये लागू होना चाहिए। ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर होता है अनुसूचित जातियों में भी वैसे ही लागू होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर इस फैसले को व्यापक रूप से आलोचना हमारी हो चुकी है। इन्होंने ये भी कहा कि 2024 में हमने राज्यों को एससी एसटी पर क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो अब ये रिटायर होने वाले हैं, तो इन्होंने कहा हालांकि अमूमन केसेस में जस्टिस को अपने फैसले को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे आह्वान करूँगा कि जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो अवधारणा थी, जो सोच थी, जिस सोच को ला करके उन्होंने आरक्षण दिलाया था सबको, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को, और ये समझना चाहिए कि वो आरक्षण लाया गया था इसलिए कि जिससे एक समानता आ सके। अब समानता लाने के चक्कर में पता लगे कि ये ऊपर चढ़ जाए और बाकी लोग नीचे हो जाएं, या कहें कि जो अमीर का बच्चा है वो अमीर होता चला जाए, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाए, तो समानता कहाँ रह गई, फिर से खाई बढ़ गई। तो इस अवधारणा से वो नहीं लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि जो लोग अभी पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको ऊपर किया जाए। अब ऐसा लाने से कि इन्होंने ये देखिए बीच वाला रास्ता अपनाया। ऐसा नहीं है कि देखो कुछ जगह ये भी मांग होती है कि इकोनॉमी बेस पर आरक्षण ला देना चाहिए। अब इकोनॉमी बेस पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए वो डिबेटेबल विषय है, और मैं चाहता हूं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो जाति बेस पर है उसमें एससी में जो कैटेगरी में खास करके हैं उसमें क्रीमी लेयर लाने की बात यहाँ पर की जा रही है जस्टिस गवई के द्वारा। अगर ये आ जाता है तो एक प्रकार से जो आरक्षण एससी को मिल रहा है, जो सभी को अभी मिल रहा है, उसमें उनको मिल पाएगा जो जरूरतमंद है, इनको सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, तो उनको रिजर्वेशन मिल पाएगा जिससे वो अभी मुख्य धारा में आ पाएंगे। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सीजीआई गवई हैं इनको अभी भी लगता है कि अभी इकोनॉमी बेस्ड पर आरक्षण नहीं करना चाहिए, अभी कास्ट बेस्ड है, ठीक है ये रहे, लेकिन इसमें भी जो क्रीमी लेयर है उनको हटा दिया जाए, उनको आरक्षण ना मिले, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको आरक्षण मिले, उनको और उत्थान करने की जरूरत है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। क्या इस आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर वोट बैंक की राजनीति भी बहुत जबरदस्त होती है। क्या इसको हटा करके इकोनॉमी बेस्ड कर देनी चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, या फिर इसमें जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, इसको ला करके कहीं न कहीं कुछ
यहाँ पर बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर में से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।